हाँ, कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं? ओके। पिक्चर क्लियर आ रहा है? साउंड पिक्चर और साउंड बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है? क्लियर है। बहुत लोग देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, एक्चुअली लड़के पहुंच नहीं पा रहे हैं समय से। अब सबको बता दीजिएगा, कल से हर हालत में 8 बजे, ठीक 8 बजे वीडियो क्लास शुरू हो जाएगी। जो लेट आएगा वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। कीर्ति त्रिपाठी, रजनीश, प्रिया, हिमांशु राजपूत, वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। ये दिसंबर का महीना चल रहा है। सन 2020 का आखिरी महीना 20 आप लोगों को पता है कि एजुकेशन के लिए सबसे खराब रहा। और जैसे ही सेशन शुरू होने वाला था, सेशन शुरू होने से पहले लॉकडाउन लग गया। कोरोना ऐसा महामारी आया, ऐसा वायरस आया, जिसके प्रकोप के कारण 15 मार्च के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा और अभी तक एजुकेशन सिस्टम जो है वो पटरी पर नहीं आया। पूरा मार्केट तो खुलने लगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का अभी तक वही हाल है। ऐसे में ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म हमारा है, बाकी कोचिंग स्कूल 9 से इंटर का खुलने लगा है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एजुकेशन के लिए आज के समय में बेहतर साबित हो रहा है। और हम लोग सबसे ज़्यादा इसको फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लास से हमें लगता है कि किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही। किसी को दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। हिमांशु राजपूत, प्रिया तिवारी, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ये जो समय है, एग्जामिनेशंस नज़दीक है। 15 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ऐसे में रेगुलर जो बेसिक कोर्सेज हैं उसको कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोगों को इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी 16 तारीख से कराया जाएगा। 16 तारीख से ये रेगुलर क्लास आपकी क्लोज होगी और क्रैश कोर्स इंटरमीडिएट फिजिक्स का शुरू किया जाएगा 16 तारीख से, इसी टाइम पर 8 बजे से 9 बजे तक। कल तक हमारी ये क्लास इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। बाकी एयरफोर्स के लिए आपको पहले से पता है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो कब से शुरू हो रही है? 2 जनवरी से। 2 जनवरी से शायद शुरू ना हो पाए। 2 जनवरी डेट दिया हुआ था, लेकिन 2 जनवरी को सैटरडे है, तो सैटरडे के बाद जो मंडे आएगा उस मंडे से एयरफोर्स की क्लासेज स्टार्ट होंगी। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो सभी, और साथ में जो आपके फ्रेंड्स इच्छुक हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो क्रैश कोर्स का हो। क्रैश कोर्स तो शुरू हो रहा है 16 तारीख से, और एयरफोर्स के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। जो फर्स्ट मंडे आएगा उस मंडे से आप सभी लोग ज्वाइन करें और फायदा उठाएं कोर्स का। वैसे आप चाहेंगे तो अपना अपनी राय दे सकते हैं। जिस तरह से ये क्लास चल रही है उस तरह से चलती भी रहेगी बेसिक कंसेप्ट के लिए, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो समय है एग्जामिनेशन जो है वो सिर पर है, और ऐसे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों को अपने आप को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़रूरत होगी तो जनवरी से केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा। 2 महीने का क्रैश कोर्स चलेगा, 60 दिन का। रेगुलर आपकी क्लासेज जो चलती हैं क्लासरूम प्रोग्राम में वो चलती रहेंगी, और आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन, अगर इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ जानना चाहता है तो आप पूछें, नहीं तो हम अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करें। क्यों? इस टाइम पर अगर आप चाहेंगे कि ये क्लास चलती रहे तो ये क्लास चलती रहेगी, और उसके लिए 7 से 8 टाइम दिया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ये क्लास ना चले, क्योंकि लगातार 2 घंटे तक ऑनलाइन क्लास लेना
हमें लगता है कि पॉसिबल तो है, लेकिन सभी बच्चों के को इस क्लास को अटेंड करना, दोनों क्लास को संभव नहीं होगा। और जनवरी में चूंकि केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा, एयरफोर्स का भी स्टार्ट हो जाएगा, तो डेटा भी चाहिए आपके पास बहुत ज्यादा। और डेटा के साथ साथ टाइम भी चाहिए 3-4 घंटे का, जो संभव नहीं है। तो 2 घंटे तक तो हम लोग क्लास लगातार ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। रविंद्र हंस रहे हैं, क्यों रविंद्र? ठीक कह रहे हैं ना? डेटा का भी खर्च है और टाइम भी लगना है। तो जैसा आप कहें, हमें ये क्लास चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक दूसरी क्लास शुरू नहीं होती है तब तक ये क्लास चलाने में दिक्कत नहीं है। जी बताएं, अपना नाम बोल करके तब बोलिए। हाँ हिमांशु, बताइए। जी, आपकी आवाज क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। हेलो। कहेंगे कि हमें बुला करके क्या कीजिएगा? हम आपके मोबाइल के माध्यम से आपके घर पे आ रहे हैं, है ना? आपके घर पर आ रहे हैं तो आप हमें क्यों बुलाना चाहते हैं? आपको पढ़ने से मतलब है ना? आपको कोई परेशानी अगर होती है इस क्लास में, खुशी वीडियो ऑन कर लीजिए, प्रिया वीडियो ऑन कर लीजिए। तो कोई परेशानी अगर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताइए, हम आपके साथ हैं। बताएं। हाँ तो सबको जोड़िए ना, सभी लोगों को जोड़िए। और हम आपसे बता रहे हैं कि आपको क्लासरूम कार्यक्रम में, क्लासरूम प्रोग्राम में जो लाभ होता है, वो पूरा का पूरा वही फीलिंग आपको अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो बताइएगा। अभी तक बताइए, कोई परेशानी हुई? जितनी क्लासें चली, वो क्लासें आपको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आ रही हैं? अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं कि परेशानी किस तरह की हो रही है आपको। तो जो लोग कह रहे हैं उनको जोड़िए ना, सभी लोग एक साथ आपके साथ पढ़ेंगे। जितने लोग कह रहे हैं उनको जोड़िए, सबके साथ हैं। किसी को छोड़ करके थोड़े ना चल रहे हैं हम। आपके कोचिंग के लिए ना। तो कोचिंग तो आपको यहीं से हो जाएगी आपकी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? पढ़ने से मतलब है, हम हमें बुला करके आपको क्या मिलेगा? बुलाइएगा तो कभी कभी चाय भी पिलाना पड़ेगा। हम अपने घर पे हैं, आप अपने घर पे रहेंगे तो ये भी टेंशन नहीं रहेगा, है ना? आप जुड़िए, सभी लोगों को बता दीजिए कि आप लोग जुड़िए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो हम हैं आपके हर समस्या के समाधान के लिए। हम दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, यही तो क्लासरूम में होता है। क्लासरूम में क्या होता है? टीचर आपके सामने होता है, बोर्ड आपके सामने होता है, जो सवाल आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और वो यहाँ भी पूछ रहे हैं। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स ने आपको टेक्नोलॉजी दे रखी है, तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। क्यों? कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी जैसे पढ़ाई किए आज। उस समय कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो लोग बेचारे घर जाते थे। पूरे विश्व की तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ा रही हैं, क्लासरूम नहीं लगता। छोटे छोटे केबिन्स बने हुए हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स केबिन में पढ़ाते हैं और बच्चे अपने घर में पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, और भारत में भी ये सिस्टम बहुत जल्दी लागू होने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप आइए। ठीक है, हम लोग चलें अपने क्लास के ऊपर। हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, और किसी को कुछ कहना है? 11th की क्लास भी 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। कल उसका शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, टाइम क्या रहेगा। फिजिक्स की क्लास कल से स्टार्ट होगी ऑनलाइन।
सोमवार से स्टार्ट होगी, सॉरी 16 तारीख से स्टार्ट होगी। कल उसका टाइम मिल जाएगा। ऑफलाइन क्लास भी 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, उसका टाइम आपको पता होगा। 8 से 9 बजे तक फिजिक्स की क्लास चलेगी और 3 से 4 बजे तक शाम को केमिस्ट्री की क्लास। और ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या होगा ये आपको बता दिया जाएगा। बच्चे 11th में है, 12th में पढ़ना चाहते हैं, उनको आप लोग बता देंगे। क्वांटम नंबर को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा था कि किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर, हिमांशु अभी नजर आए हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण के लिए जो संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र होता है, उस परिक्रमण क्षेत्र को नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, उस ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कई छोटे छोटे वर्गों में हमने विभाजित किया, जिनको क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। रिया कुशवाहा वीडियो ऑन कर लीजिए, रजनीश वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभिषेक कुमार वीडियो ऑन कर लीजिए, कीर्ति त्रिपाठी वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो आउट हो जाइए। तो क्वांटम नंबर को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रीय क्वांटम संख्या। तो आज थोड़ा नोट करते हैं, तो फिर आगे इसको कंप्लीट करके कल थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप जैसा कहेंगे, चाहेंगे कि ये क्लास इसी तरह से कंटिन्यू रहे तो कंटिन्यू रहेगी। आप चाहेंगे कि इसको क्रैश कोर्स के टाइम पे चेंज कर दिया जाए, सारी क्लास आप नहीं कर पाएंगे, तो क्रैश कोर्स इस टाइम पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस क्लास में फ्री आप एंट्री लेते हैं, बाकी किसी भी क्लास में आपको कुछ न कुछ सहयोग राशि देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सहयोग राशि के कंसंट्रेशन नहीं बनता, पढ़ाई नहीं होती, समझ में कम आता है। क्यों अमन कुमार, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना हम? लिख लीजिए, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर को क्वांटम संख्या भी लिख सकते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला, प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या। प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी परमाणु के, बताइए तौसीफ। यही पता ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या को ही कहा जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर, किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को, किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को संपूर्ण परिक्रमण क्षेत्र को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर जिन छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है,
जिन छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है उन्हें प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। उन्हें प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। प्रधान क्वांटम संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रधान क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा n फॉर नोस स्मॉल n द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि विभिन्न प्रधान क्वांटम संख्याओं को क्रमशः 1 2 3 4 ... या K L M N या E1 E2 E3 E4 ... आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न प्रधान क्वांटम संख्याओं को क्रमशः 1 2 3 4 या K L M N या E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली थी। फिर भी कहीं कोई किसी को शंका हो, कोई सवाल हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शंका के जरूर पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपके शंका का समाधान नहीं होगा। KLMN या E1 E2 E3 E4 द्वारा सूचित किया जाता है। इसको याद रखना है हमें कि प्रधान क्वांटम संख्या को ही ऑर्बिट कहा जाता है या कक्षा कहा जाता है। तो ऑर्बिट की बात अगर कोई करता है या कक्षा की बात करता है तो आप सीधा समझिएगा क्या कि प्रधान क्वांटम संख्या के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और हमने क्या बताया था कि मान लीजिए ये कोई नाभिक है जो धनावेशित है। इस नाभिक के बाहर जितना बड़ा परिक्रमण क्षेत्र होता है इलेक्ट्रॉनों के भ्रमण के लिए, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 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 तो अलग नाभिक से अलग अलग दूरी पर रहने के कारण हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। इसी ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर हम लोगों ने क्या किया कि इस पूरे परिक्रमण क्षेत्र को प्रारंभिक स्तर पर कुछ छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसे प्रधान क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे पहली प्रधान क्वांटम संख्या ये हुई, दूसरी प्रधान क्वांटम संख्या ये, तीसरी प्रधान क्वांटम संख्या ये, चौथी प्रधान क्वांटम संख्या ये। अब इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसी रास्ते पर बिल्कुल यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा तब हम कहेंगे कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्बिट में बैठा हुआ है। बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड ऑर्बिट में है, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग एक सांकेतिक चिन्ह के द्वारा हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया है। इसका एक रेंज होता है, हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा तो ये कहा जाएगा कि उसी पार्टिकुलर क्वांटम नंबर के अंदर है। जैसे हम लोगों के पास मोबाइल फोन है, अगर आप अपने गांव या शहर के बारे में गूगल मैप करके देखेंगे तो पूरे
आपके स्टेट को जहाँ दिखाया जाएगा उसमें आपके गांव या शहर को एक पॉइंट से सूचित किया जाता है कि ये पॉइंट आपका शहर है। तो ये पॉइंट आपका शहर है, इसका मतलब एक बिंदुवत स्थान आपका शहर नहीं है। आपका शहर बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पूरे प्रदेश की अपेक्षा वो पॉइंटेड एरिया जो है वो आपके शहर का जो एरिया है बहुत छोटा है, इसलिए उसको पॉइंट एरिया से सूचित किया जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो हम लोग सर्कुलर लाइन से ऑर्बिट को दर्शाते हैं या कक्षा को दर्शाते हैं, वो नाभिक से उस कक्षा की औसत दूरी होती है। रेंज क्या होता है भाई? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट का ये रेंज है, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ हो या यहाँ हो, उसको कहा जाएगा कि पहली कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से यहाँ तक दूसरी कक्षा का रेंज है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा तो कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दूसरी और कक्षा में है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा तो कहा जाएगा कि थर्ड ऑर्बिट में है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रहेंगे तो कहा जाएगा कि फोर्थ ऑर्बिट में है। इसी तरह से पूरे परिक्रमण क्षेत्र को प्रारंभिक स्तर पर जिन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से, मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं या प्रधान क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। अब एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हम देख रहे हैं कि ये दूसरा प्रधान क्वांटम संख्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए हैं दूसरे प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक से दूरी अलग अलग है सभी एक ही प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर, लेकिन फिर भी नाभिक से ये सबसे नजदीक है। नाभिक से इसकी दूरी उससे ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है। तो जाहिर है कि नाभिक से दूरी परिवर्तन होने के कारण इन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। अब किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या को उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब क्या है कि किसी भी सहायक क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कई सहायक क्वांटम संख्याओं से मिलकर के ही एक प्रधान क्वांटम संख्या का निर्माण होता है। नोट कर लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। दूसरा सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या, आप माइक ऑफ कर लीजिए, दिक्कत होगी तो ऑन कर लीजिएगा। सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर, किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर स्थित किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर स्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, ये ऊर्जा परिवर्तन क्यों है अलग अलग इलेक्ट्रॉनों में? दूरी परिवर्तन के कारण, क्योंकि कुछ नाभिक से नजदीक है, कुछ नाभिक से दूर है। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर प्रधान क्वांटम संख्या को जिन छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्रधान क्वांटम संख्या को जिन छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है उन्हें सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। उन्हें सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं।
पैराग्राफ चेंज। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि एल फॉर लाइन स्मॉल एल द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि विभिन्न सहायक क्वांटम संख्याओं को क्रमशः विभिन्न सहायक क्वांटम संख्याओं को क्रमशः 0, 1, 2, 3 या 0, 1, 2, 3 या SPDF द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 0, 1, 2, 3 या SPDF द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यस स्मॉल SPDF द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर स्थित सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्याओं का मान किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर स्थित सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्याओं का मान प्रधान क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। प्रधान क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। n के मान पर सहायक या दिगंशी क्वांटम संख्याओं का मान प्रधान क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। प्रधान क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। ओके, जैसे ना लिखिए, अभी पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, एक लाइन बढ़ा लीजिए, फिर जैसे लिखिएगा। जी अभिषेक कुमार कुछ बोलना चाहते हैं? अभिषेक जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाथ उठा रहे हैं? नहीं, ओके, नोट कीजिए। थैंक यू जी। मच्छर मार रहे हैं, गुड नाइट लगा लीजिए, नहीं तो डेंगू का मच्छर बहुत आजकल परेशान कर रहा है। अब ये लिखिए, किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या n के लिए सहायक क्वांटम संख्या n के लिए सहायक क्वांटम संख्या l का मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है।
किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या n के लिए सहायक क्वांटम संख्या l का मान सहायक क्वांटम संख्या l का मान 0 से n-1 तक होता है। n-1 n फॉर नोज 0 से n-1 तक होता है। जैसे जैसे यदि n बराबर 1 हो पहली कक्षा के लिए, कोई पूछेगा पहले प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर कितनी सहायक क्वांटम संख्याएं होंगी, तो पहले प्रधान क्वांटम संख्या के लिए या पहली कक्षा के लिए n का मान कितना होगा 1। तो यदि n बराबर 1 हो तो l बराबर 0 to n-1 या l is equal to 0 to 1-1 is equal to 0 या l is equal to 0। l is equal to 0 to n-1 या l बराबर 0 to n-1 बराबर 0 या l बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब पहले प्रधान क्वांटम संख्या के अंदर केवल एक सहायक क्वांटम संख्या होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, और इस 0 वैल्यू वाले सहायक क्वांटम संख्या को s से सूचित किया जाता है। चूंकि ये s पहली कक्षा का है इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1s। केवल 1s उपकक्षा से प्राथमिक क्वांटम या प्रधान क्वांटम संख्या का पहले प्रधान क्वांटम संख्या का निर्माण होता है। इसी तरह से नीचे लिख लीजिए यदि n is equal to 2 हो दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी प्रधान क्वांटम संख्या या दूसरी कक्षा का निर्माण कितने सहायक क्वांटम संख्याओं से मिलकर के हुआ, तो दूसरे सहायक प्रधान क्वांटम संख्या के लिए n बराबर क्या होगा 2 होगा। तो यदि n बराबर 2 हो तो l बराबर 0 to 2-1 क्योंकि n का मान क्या हो गया 2, तो 2 में से 1 को घटा देना है, या इसको क्या लिखेंगे l is equal to 0 to 2-1 is equal to 1। अब 0 से 1 तक जब काउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे l is equal to 0 and 1। मतलब दूसरी कक्षा में दूसरे प्रधान क्वांटम संख्या में दो सहायक क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहले प्रधान सहायक क्वांटम संख्या की वैल्यू होती है 0 और दूसरे सहायक क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होती है 1। इस 0 को s कहा जाता है, 1 को p कहा जाता है। चूंकि ये s और p दूसरी कक्षा के हैं इसलिए इनको क्या कहेंगे 2s और 2p। अर्थात दूसरे प्रधान क्वांटम संख्या या दूसरी कक्षा का निर्माण दो उपकक्षाओं से मिलकर के हुआ 2s और 2p। समझ में बात आ रही है सभी लोगों को? कहीं कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? हमें लग रहा है कि केमिस्ट्री क्लास आप लोगों ने किया होगा 11 क्लास में, तो क्वांटम संख्या उस क्लासरूम में इतनी अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आई होगी जितनी यहाँ आ रही होगी। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक कहिए। टेक्नोलॉजी है तो भैया लाभ उठाइए। हिमांशु राजपूत बात सुन रहे हैं हमारी? सभी लोगों को जोड़िए इस क्लास से, कहीं आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरा। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी तरह से आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। n बराबर 3 हो तो l बराबर 0 से 3-1 तो हो जाएगा 0 1 2 SPD। n बराबर जब 4 होगा तो l बराबर 0 से 4-1 4-1 बराबर 3 होता है तो 0 1 2 और 3 हो जाएगा। चारों को कहेंगे SPDF। क्लियर? प्रशांत समझ में आ रहा है? हर्षित समझ में आ रहा है?
आप लोगों का समझना भी बहुत जरूरी है। अब 16 तारीख से आपका भी इंटर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन तो हो ही रहा है, ऑनलाइन भी हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए परसों से। नंबर 4 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी भी सहायक क्वांटम संख्या के अंदर भी 3 नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी भी सहायक क्वांटम संख्या के अंदर स्थित गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आसपास किसी भी सहायक क्वांटम संख्या के अंदर स्थित गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हुए एक दूसरे से न्यूनतम दूरी बनाए रखते हैं। एक दूसरे से न्यूनतम दूरी बनाए रखते हैं। पैराग्राफ चेंज। गतिमान इलेक्ट्रॉनों के आसपास निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के आसपास निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर सहायक क्वांटम संख्याओं को चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर सहायक क्वांटम संख्याओं को कई छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है। कई छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है इन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। पैराग्राफ जी। चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर कई छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। किसी सहायक क्वांटम संख्या L के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान स्मॉल m किसी सहायक आप माइक ऑफ कर लीजिए, आराम से सुनिए, 2 बार 3 बार बोल रहे हैं। किसी सहायक क्वांटम संख्या L के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान स्मॉल m फॉर मंकी। चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान -L से
प्लस एल तक होता है, माइनस एल से प्लस एल तक होता है। किसी भी सहायक क्वांटम संख्या के अंदर जितने चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका मान किसके बराबर होता है, तो m बराबर माइनस एल से प्लस एल। जैसे अगर पहली उपकक्षा किसी भी प्रधान क्वांटम संख्या की पहली उपकक्षा कौन सी होती है, s, तो पहली उपकक्षा के लिए s का मान l बराबर हो जाएगा s, और s की वैल्यू क्या होती है, 0। l बराबर 0 हो, 0 भी कह सकते हैं और s भी कह सकते हैं। तो अगर l का मान s हो या l का मान 0 हो तो m इज इक्वल टू, तो सिर्फ आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का माइक ऑन है लगता है, सभी लोग माइक ऑन कर ऑफ कर लीजिए, जिनको जरूरत होगी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा जब पूछना होगा। रजनीश, रजनीश माइक ऑफ कर लीजिए, धन्यवाद। यदि l का मान s या l का मान 0, s और 0 एक ही को कहा जाता हो तो m का मान कितना होगा, -0 से +0 तक, क्योंकि l की वैल्यू 0 है और -l से +l तक जाना है। -l से +l तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक 0। ये एक ब्लॉक हमने बना दिया, इसी को 0 कहते हैं। केवल इस उपकक्षा के अंदर केवल एक चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यदि l बराबर 1 हो, 1 को क्या कहते हैं, p कहते हैं, या तो p कहा जाए या फिर 1 कहा जाए। l बराबर 1 हो देन m बराबर क्या हो जाएगा, -1 टू +1। अब -1 से +1 तक हमने कल काउंटिंग कराया था, 90% स्टूडेंट फेल हो गए थे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा घर पे मेहनत तो करना पड़ेगा। अब काउंटिंग करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 0 +1, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। मतलब तीन चुंबकीय क्वांटम संख्याओं से मिलकर के और दूसरे सहायक क्वांटम संख्या p का निर्माण हुआ। p उपकक्षा का निर्माण तीन चुंबकीय क्वांटम संख्याओं से मिलकर होता है जिनकी वैल्यू होती है -1, 0 और +1। ठीक उसी तरह से यदि L इज इक्वल टू 2 हो, 2 को क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, या तो D उपकक्षा कहिए या दूसरी सहायक क्वांटम संख्या कहिए, बात एक ही है। तो D उपकक्षा के लिए L बराबर 2, तो M बराबर क्या हो जाएगा, -2 टू +2। अब -2 से +2 तक जब काउंटिंग हम करते हैं तो 5 नंबर्स आते हैं बीच में, 1 2 3 4 5, कहां से कहां तक चलेंगे, तो -2 -1 0 +1 और +2। यहां थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते चले कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो यहां पर है तो कोई पूछेगा कौन से चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर है, तो बताएंगे -1 चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होगी, किस चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर है, तो भैया ये 0 चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे तो ये कौन से चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर है, तो ये 1 क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर है। इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू कैसी है, +1। अभी कल हम लोग ये भी देखेंगे हर एक चुंबकीय क्वांटम संख्या का अलग अलग शेप होता है, जैसे किसी का स्फेरिकल शेप होता है, किसी का डम्बवेल शेप होता है, किसी का डबल डम्बवेल शेप होता है, डम्बवेल माने डमरू के आकार का, तो किसी का गोलाकार शेप होता है, जैसे एस उपकक्षा हमारी जो होती है, एस उपकक्षा का जो शेप होता है वो क्या होता है, डम्बवेल, सॉरी स्फेरिकल। पी उपकक्षा उसका शेप होता है डम्बवेल, डमरू के आकार का।
डी का स्पेस होता है